तो बेटा होपफुली ये आज चैप्टर का लास्ट डे है। आपके डाउट्स मेरे पास आ चुके हैं। एक दो डाउट तो सॉल्व एक क्वेश्चन में से आए हैं और एक आध डाउट आया है अनसॉल्व में से। बाकी कैंडेला पढ़ाना है आपको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर इसके बाद आपको सॉल्व के क्वेश्चन बताने, स्टीफन कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट की डायमेंशनल फॉर्मूले अभी 5-10 मिनट पहले मेरे पास पहुंचे हैं डाउट में। लेकिन फिर भी कह रहा हूं, यदि कोई टॉपिक एक रह भी गया, कल तो छुट्टी रहेगी, छुट्टी का मतलब वीडियो मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। परसों काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा, यदि एक आध रह गया तो काइनेमेटिक्स के साथ पढ़ लेंगे 5 मिनट पहले, तो करेंगे आराम से। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको बताना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। देखो बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यदि समझनी है तो ये बात तब की है जब हम लोग बल्ब की ब्राइटनेस मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती दौर में जब एडिसन ने बल्ब बनाया, तो लोगों ने उससे पहले ऐसी चीज देखी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मशीन से लाइट निकल सकती है। तो पुराने लोग कहा करते थे, कैंडेला के पीछे की कहानी बता रहा हूं, यार ये बल्ब तो 2 कैंडल के बराबर लाइट देता है। तो पुराने लोग कह देते थे इट इज ऑफ 2 कैंडेला। कोई बल्ब 10 कैंडल्स के बराबर लाइट दे रहा है अंदाजे से, तो वो कह देते थे 10 कैंडेला। पता है, पुराने लोगों ने ऐसे ही तो यूनिट बनाई है। आपने सुना होगा इंजन की ताकत जो है हॉर्स पावर होती है। कारण इंजन के आने से पहले सारे काम जो हुआ करते थे हॉर्स से होते थे। विदेशों में, भारत में तो बैलगाड़ी होती थी, वहां पर हॉर्स होती थी, हॉर्स कार्ट। तो उन्होंने कहा यार ये कार तो 2 हॉर्स के बराबर ताकत पैदा कर रही है, तो 2 हॉर्स पावर का इंजन। बाद में हमने उनको डिफाइन किया। तो कैंडेला आने के पीछे की कहानी यह है कि जो बल्ब कम ब्राइट होता था वो कम कैंडल्स के बराबर लाइट देता था, जो ज्यादा ब्राइट होता था वो ज्यादा कैंडल्स के बराबर लाइट देता था। तो उन्होंने ब्राइटनेस मेजर करने की यूनिट ही कैंडेला रख दी। अब किसी भी सोर्स की ब्राइटनेस कहलाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बल्ब की ब्राइटनेस को मेजर किया। जैसे तुम कई बार कहते हो ये ट्यूबलाइट थोड़ी कम ब्राइट है, ये ट्यूबलाइट ज्यादा ब्राइट है। साइंटिस्ट ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे इट हैज लेस ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इट हैज मोर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस का मतलब है लाइट, इंटेंसिटी का मतलब है उसकी तीव्रता। लाइट कितनी तेज है या कितने धीमे है उसी पर डिपेंड करता है। तो शुरुआत में तो अंदाजे से 2 कैंडेला 5 कैंडेला करते रहे, लेकिन फिर वही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में जब सारे साइंटिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा लगे हाथ तो इसको भी डिफाइन कर दो। तो उन्होंने, जैसे पहले मैंने बताया, शुरुआती साइंटिस्ट को परमिशन होती है, आजादी होती है, कुछ भी मान लो और सबको वही मानना पड़ेगा। उन्होंने मीटर इतना बड़ा बनाया, इतना बना देते तो आज तक हम इतना ही बड़ा मीटर ले रहे होते। तो उन्होंने एक बल्ब उठाया, एक सोर्स उठाया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। बेटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स उसे कहा जाता है जिसमें से सिर्फ एक ही कलर की लाइट निकलती है। हमारी व्हाइट लाइट नहीं, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, यानी 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, जिसे आप वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड यानी विबग्योर के नाम से जानते हो। तो व्हाइट लाइट तो मिक्सचर ऑफ मल्टी कलर्स है, लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक ही होगा। ग्रीन है तो ग्रीन होगा, येलो है तो येलो होगा, ऑरेंज है तो ऑरेंज होगा, बाकी कोई कलर नहीं। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो उन्होंने सोर्स प्रयोग किया था, वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी थी 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब ये लाइट यहां भी निकल रही थी, यहां भी निकल रही थी, यहां भी निकल रही थी, इधर भी निकल रही थी, हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। तो उन्होंने वन स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल लिया। ये सॉलिड एंगल मैं पढ़ा चुका हूं अलग वीडियो में। आप लोगों ने यदि मेरी सारी वीडियो देखी है तो सॉलिड एंगल के ऊपर बाकायदा 15-20 मिनट का सेपरेट लेक्चर है। तो वन स्टेरेडियन के एंगल से एनर्जी बाहर आ रही है, वो इसे नहीं स्टडी कर रहे। पहले मैं समझा रहा हूं, फिर लिखने वाली डेफिनेशन बताऊंगा। उन्होंने एक बल्ब लिया, कहा कि ये बल्ब 1 कैंडेला कहलाएगा। उसमें से जो लाइट निकल रही थी वो 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की थी।
और 1 स्टेरेडियन में से जो एनर्जी बाहर आ रही थी 1 स्टेरेडियन में से वो आ रही थी 1/683 जूल पर सेकेंड। भाई लाइट इज एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वैसे ही लाइट भी एनर्जी। तो लाइट बाहर निकलने का मतलब एनर्जी बाहर निकलना। तो जिस सोर्स में 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकल रही हो और 1 स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में से, सॉलिड कोनिकल एंगल में से 1/683 जूल पर सेकंड के हिसाब से एनर्जी बाहर आए, वो कहलाता है 1 कैंडिला। यानी मैं यदि कोई बल्ब लाऊं, वो कैंडिला का कब कहलाएगा? यदि उसमें से निकलने वाली लाइट 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की है और 1 स्टेरेडियन में से, 1 स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में से हर सेकंड 1/683 वॉट एनर्जी पावर निकल के आ रही है, मतलब 1/683 जूल पर सेकंड एनर्जी निकल रही है। तो लिखने वाली डेफिनेशन क्या है? 1 candela is the luminous intensity of that source which is emitting monochromatic light of frequency 5.4 into 10⁻14 hertz and radiant power is 1/683 watt per steradian। ऐसा बल्ब जिसमें से 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की लाइट निकल रही हो और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, और 1 स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में से 1/683 जूल पर सेकंड को वॉट भी कह सकते हैं, 1/683 वॉट पावर बाहर आ रही है लाइट के रूप में, वो 1 कैंडिला कहलाएगा। सर एक बच्चा आ नहीं पा रहा। बोलो बेटा। सर एक लड़का है सर, उसको वो सर वो अच्छा, एक्सेप्ट कर रहा हूं बेटा। एक ने 4 बैठे हुए हैं, चल थैंक यू, वेलकम सर। ओके बेटा। नहीं बेटा, ये आप मेरा काम आसान कर देते हो, नहीं तो ये बच्चे मुझे फोन करेंगे। इससे बढ़िया आपस में कांटेक्ट करके मुझे खबर कर दो और मैं एक्सेप्ट कर लूं, क्लास ना रुके। तो ठीक है, समझ में आ गया 1 ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मुझे बातों के जवाब, अब मैं इसका पैकअप कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर का लास्ट डे है, तो हर चीज को ढंग से समझा के खत्म करनी है। ऐसा बल्ब, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पहली बात ब्राइटनेस मेजर करती है किसी भी सोर्स की, सिर्फ बल्ब नहीं, किसी भी सोर्स की, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, CFL हो, LED हो, सन हो, स्टार हो, उनकी ब्राइटनेस को मेजर करती है। 1 कैंडिला का बल्ब लगभग उतनी ब्राइटनेस देता है जितनी एक साधारण कैंडल। तुम्हें अंदाजा लगाना हो 1 कैंडिला का बल्ब लगभग कितनी ब्राइटनेस देगा। वैसे तो यार देख, कैंडल टू कैंडल लाइट अलग होती है, लेकिन रफली तो 1 cc होती है। कैंडल घर में जला के रख लो, जितनी रोशनी दिखाई देगी समझ जाना ये 1 कैंडिला है अप्रॉक्स। तो चलिए, ये टॉपिक हमारा हुआ, कैंडिला काट दूं मैं यहां से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। अब इसके बाद बेटा अगला आपने पूछा है स्टीफन कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट के डायमेंशनल फॉर्मूले। सर वो अभी भी नहीं आया सर, एक बार आप। नहीं आया, देखता हूं। अब देखो, एक्सेप्ट हो गया। उधर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि मैंने तो बेटा सारे एक्सेप्ट ऑल कर दिए थे। सर आ गया सर, आ गया। ठीक है बेटा, वेलकम। अब मेरे बेटा नेक्स्ट पॉइंट बताते बताते जरा इंक भर लूं। मेरे बेटा अगले नंबर पर स्पेसिफिक हीट और स्टीफन कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूले बताने हैं। तो मैं आपको इतनी स्पेसिफिक हीट समझा दूं, जितने इंक भरूंगा इतने स्पेसिफिक हीट समझा दूंगा। पहले डेफिनेशन बताऊंगा, फिर प्रैक्टिकल बताऊंगा। स्पेसिफिक हीट इज द heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius। एक बार फिर से, specific heat is heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius। यानी 1 ग्राम मटेरियल को 1 डिग्री हीटअप करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है उसकी स्पेसिफिक हीट। जैसे
वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट होती है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो मान लो बेटा वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी देनी पड़ती है। यदि मैं कहता हूं स्पेसिफिक हीट किसी और मटेरियल की जैसे बर्फ की 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है 1 ग्राम आइस को 1 डिग्री हीटअप करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 0.5 कैलोरी चाहिए। मैंने कहा इस पेन की स्पेसिफिक हीट 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब यदि मैं पेन में से 1 ग्राम का टुकड़ा तोड़ लूं और उसे 1 डिग्री गर्म करूं तो मुझे 2 कैलोरी देनी पड़ेगी। यानी स्पेसिफिक हीट इसका सिंबल कुछ बुक्स में स्मॉल सी है, कुछ बुक्स में एस है, और ये है कुछ नहीं 1 ग्राम मटेरियल को 1 डिग्री हीटअप करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है। अब ये बताओ यदि 1 ग्राम को 1 डिग्री गर्म करना है तो सी एनर्जी देनी है। मैं सी ले रहा हूं अभी, आप एस भी ले सकते हो। यदि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो सी एनर्जी देनी पड़ेगी। 1 ग्राम का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ाना है तो सी इंटू 2 एनर्जी देनी पड़ेगी। 1 ग्राम का टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ाना है तो सी इंटू 3 एनर्जी देनी पड़ेगी। 1 ग्राम का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना है तो सी इंटू डेल्टा टी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये है 1 ग्राम को डेल्टा टी गर्म करने के लिए जरूरी एनर्जी, हीट एनर्जी। अब लेकिन ये तो 1 ग्राम के लिए है। यदि आप 1 ग्राम का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाओगे तो सी डेल्टा टी एनर्जी दोगे। अब यदि 1 की बजाय 2 ग्राम ले लूं तो दुगनी एनर्जी चाहिएगी। 3 ग्राम को गर्म करना है तो 3 टाइम्स एनर्जी चाहिएगी। m ग्राम को हीटअप करना है तो m टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला है mc डेल्टा टी। और ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। यदि अभी भी दिक्कत हो, माइक आपके सामने है, कार मेरे पास है, आप बोलो मैं सुनता हूं, अभी बता दूंगा। हीट एनर्जी का फॉर्मूला है mc डेल्टा टी, जहां m है मास, q है हीट एनर्जी, डेल्टा टी है टेम्परेचर राइज और c है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट को लिख सकते हैं Q अपॉन m डेल्टा टी, Q अपॉन m डेल्टा टी। तो मेरे बेटा स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला, अब तो यदि मैं ना भी बताऊं तो मेरे वाला कितने तो चतुर हो चुके हैं, खुद बता देंगे। हीट इज एनर्जी और एनर्जी का ml स्क्वायर t माइनस 2, नीचे है मास m, डेल्टा टी का टेम्परेचर डायमेंशनल फॉर्मूला k, टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, m से m काट दो, फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला जो मिलेगा वो होगा L स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1। और यदि 11th में आप हो तो m0 और लिख देना, L स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1। तो मेरे ख्याल में जिस बेटिया ने पूछा है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और अभी पूछा गया था 10 मिनट पहले, स्टीफन्स कांस्टेंट। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। देख, मेरे किसी भी फॉर्मूले को थप्पड़ मारने की आदत नहीं है कि ले याद कर ले, मैं बताने की कोशिश जरूर करता हूँ। स्टीफन्स कांस्टेंट आपके चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। अभी उतना बता देता हूं कि आप समझ जाओ कि भाई क्या है। मेरे बेटा हर मटेरियल से हीट बाहर निकलती है। जो भी गर्म मटेरियल होते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट, डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी बस उतना बता रहा हूं, समझ जाओ। मान लो ये गर्म तवा है तो इसमें से हीट रेडिएंट होती है, हीट इसमें से बाहर निकलती है। तुम तवे को छुओ मत, गर्म तवे से थोड़ा ऊपर हाथ रखो तो तुम्हें उसमें से हीट निकलती मिलेगी, और जो हीट निकलती मिलेगी उसे बोलते हैं रेडिएंट हीट एनर्जी। जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम हीट निकलेगी। यदि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा सर माइक आपका अनम्यूट। तो मेरे बेटा स्टीफन वाज द साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि जो कम टेम्परेचर वाली चीजें हैं उसमें से हर सेकंड कम एनर्जी निकलती है, और जो ज्यादा
टेम्परेचर वाली चीजें हैं उसमें से हर सेकंड ज्यादा एनर्जी निकलती है। उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया, वो फॉर्मूला होता है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा टी रेज़ पावर 4 इंटू ए इंटू टी। ये फॉर्मूला कैसे आया है इसका प्रूफ आपको मिलेगा फर्दर आने वाले चैप्टर में। फिलहाल बस ये समझ लो, यदि कम टेम्परेचर है तो कम एनर्जी रेडिएट होगी, ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट होगी। अब मेरे बेटा सिग्मा कहलाता है स्टीफन कांस्टेंट। टी है टेम्परेचर, ए है एरिया, टी है टाइम, टी है एनर्जी। कुछ बुक्स में एनर्जी को क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये हीट एनर्जी है। आपकी मर्जी, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। 11th में 12th में कंप्लीशन में आने के बाद सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं। इवन यदि आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक लोगे तो भी सिंबल्स अलग है। तो ये हो जाएगा स्टीफन कांस्टेंट का फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी रेज़ पावर 4 इंटू ए इंटू टी। ये दो फॉर्मूला है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला, तुम तो बेटा फॉर्मूला मिल जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना जानते हो। हीट एनर्जी ml स्क्वायर टी माइनस 2, टेम्परेचर यानी के पावर 4, एरिया एल स्क्वायर, टाइम का टी। अब इसे सिंप्लीफाई आप कर लेना बेटा, क्यों मैं इसमें बेकार जगह और इंक बर्बाद करूं, समझ में तो आ गया। मेरे बेटा स्टीफन कांस्टेंट आपको बता दिया, स्पेसिफिक हीट बता दी। दो सॉल्व्ड क्वेश्चन में से भी डाउट आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहे हैं मेरे को। देख बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, अभी पढ़ता हूं, जरा बोर्ड क्लियर कर लो। अच्छा एक बात और बताऊं, चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था जो भी डाउट जिस भी बुक से वो पूछ लेना। अब तक के सारे वीडियो भी रिकॉर्ड हो गए। जब भी एग्जाम वगैरह होगा मेरे से वीडियो मांग लेना, कुछ दिन के लिए खोल दिया करूंगा। मैं परमानेंट टॉपिक नहीं रखता, बता रखा है। लेकिन यदि कोई टॉपिक स्कूल में हर रोज कह रहा हूं एक्स्ट्रा बता दें तो बिल्कुल एक सेकंड भी हेजिटेट मत करना मेरे से पूछने के लिए। यदि लाइव में बताने का टाइम नहीं होगा तो अलग से बताऊंगा, वीडियो बना के ऑडियो बना के, कैसे भी। छोड़ना कुछ नहीं है। या फिर आप कोई दूसरी बुक सॉल्व करने बैठ गए, छोटा मोटा कोई एक आध डाउट आ गया तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, वो भी बता दूंगा। लेकिन बेटा कोशिश यही करा करो जिस समय चैप्टर चले उस समय सारा फोकस उसी चैप्टर पर। अब जब काइनेमेटिक्स शुरू होगा परसों, कल तक आप यूनिट एंड मेजरमेंट सारी रिवाइज करके डाल दो। मैं वीडियो खोल दूंगा, सारा रिवाइज करके डाल दो, जिससे जब काइनेमेटिक्स शुरू हो तो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट देखना ना पड़े। नहीं तो सोचो पढ़ाई हो रही है काइनेमेटिक्स की, होमवर्क मिल रहा है काइनेमेटिक्स का, आप रिवाइज कर रहे हो यूनिट एंड मेजरमेंट, फ्लो टूटता है। तो कल तक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखना ना तुम्हारे घर आ सकता, ना तुम्हें प्यार से समझा सकता, मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि सारा रिवाइज कर लो। हर वीडियो दोबारा एक बार अपने आंखों के सामने से निकाल लो। तो मेरे बेटा पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एग्जांपल में से पूछा गया है। मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। ये मून है, ये अर्थ है, ठीक बेटा। मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ, एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन इज इतना। मेरे बेटा ये हमारी जो अर्थ है ये उसका डायमीटर है, ये कहलाते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ। ये अर्थ का डायमीटर है और ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। तो उन्होंने क्या कहा, मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यानी एक बार यहां से मून को देखा, एक बार यहां से मून को देखा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, तो उनके बीच का एंगल मिला 54 मिनट। और अर्थ का जो डायमीटर है वो है 1.276। तो बताइए मून से की डिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां से मून को देखा, यहां से मून को देखा, दोनों के बीच का एंगल मिल गया। ये डिस्टेंस उन्होंने दे रखी है अर्थ का डायमीटर। अब एक बात बता, अर्थ के लिए ये डायमीटर सही, यदि मैं अर्थ को हटा दूं, हटा दो सब अर्थ को यहां से, अब बताओ ये इस वाले फिगर के लिए तो ये आर्क है,
सर माइक बंद हो गया। तो मेरे बेटा यहाँ पर आर्क है, इस वाली फिगर के लिए ये आर्क है, ये एंगल है, रेडियस निकालनी है। तो तुम जानते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस। अच्छा, इसमें आर्क की वैल्यू तो मैं रख दूंगा। क्या रखूंगा आर्क की वैल्यू? 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। बेटा लाइट चली गई, थोड़ी ब्राइटनेस में डिस्टरबेंस आएगी, समझ में ना आए तो बता देना। तो ये बेटा मैंने आर्क रख दी। अब आता है एंगल क्या रखूं? तो जवाब है एंगल 54 मिनट है, उसे 60 से डिवाइड करो तो डिग्री बनेगा। मिनट को डिग्री बनाना है, लेकिन डिग्री भी ऐसा यूनिट नहीं है, डिग्री भी जनरल यूनिट है, हमें एसआई में बदलना है। एंगल की एसआई यूनिट है रेडियन। रेडियन में। अब रेडियन में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपने सुना होगा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो मेरे ख्याल में 9th 10th में करवा दिया होगा। पाई का मतलब 3.14 अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बात नोट कर लेना बाद में कहीं पे कि डिग्री को रेडियन में बनाना हो तो 3.14 अपॉन 180 यानी कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये एसआई यूनिट में हो गया रेडियन। कौन सा फॉर्मूला लगाया था? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा मालूम है एंगल, पहले हमने मिनट को डिग्री में बदला, डिग्री को रेडियन में बदला, एसआई यूनिट, जिस आर्क मीटर में रखी, रेडियन मीटर में आ जाएगी। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात यह है कि थीटा को हम हमेशा तो रेडियन में नहीं बदलते मेरे बेटा। जब भी थीटा के साथ साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तब आपको रेडियन में बदलने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा होता, कॉस थीटा होता, टेन थीटा होता या कोई भी होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हो तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कभी भी डिग्री को रेडियन में मत बदलना। रेडियन में सिर्फ तब बदलना है जब थीटा से पहले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, साइन, कॉस, टेन कुछ नहीं है। जैसे यहां थीटा से पहले ना साइन दिख रहा है, ना कॉस, ना कुछ, सीधे थीटा रखना है। जहां अकेले थीटा रखना हो तो रेडियन में ही रखना पड़ेगा, कंपलसरी। बेटा किसी का माइक ऑन हो रहा है, प्लीज उसे बंद करिए। जिसका भी ऑन है, नहीं तो मुझे देखने आना पड़ेगा। तो ये आपका सॉल्व। कुछ पूछना है? किसी की आवाज सी आई? किसका डाउट था बेटा ये? सर मेरा था। बेटा समझ में आ गया? यस सर। या कोई दिक्कत परेशानी? सर आ गया, आ गया। आ गया, गुड। अच्छा ये बताओ बेटा, कब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं थीटा को, एंगल को? सर जो साइन कॉस वॉस नहीं होता था। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो, साइन कॉस टेन ना हो, तब रेडियन में बदलना चाहिए। इसके बाद पूछा है आपने क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन में कहा गया, सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्लैनेट दैट वेंट राउंड द सन ट्वाइस फास्ट एज अर्थ। मेरे बेटा ये है सन, ये है प्लैनेट, ठीक बेटा। अब वो कह रहे हैं कि बेटा कोई प्लैनेट यहां पर दे रखा है, कोई प्लैनेट अर्थ से दुगनी स्पीड से यानी आधे टाइम पीरियड, सपोज देयर एग्जिस्ट अ प्लैनेट दैट वेंट राउंड द सन ट्वाइस फास्ट एज द अर्थ, व्हाट विल बी द क्या है ऑर्बिटल साइज। एक बात सुन, तुम्हारे को ग्रेविटेशन चैप्टर में एक फॉर्मूला आएगा, ग्रेविटेशन में एक टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या है? केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब मैं पूरा तो अभी नहीं बता रहा हूं। प्लैनेट सन के चारों तरफ कितने टाइम में घूमेगा, यह डिपेंड करता है उसकी ऑर्बिटल रेडियस पर। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ रेडियस के। यानी कि जो कम रेडियस में घूमते हैं उनका टाइम पीरियड भी कम होता है, और जो ज्यादा रेडियस में घूमते हैं उनका टाइम पीरियड भी ज्यादा होता है।
ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन में डिटेल में आएगा। अभी के लिए तो क्योंकि ये वाला चैप्टर तो यार ऐसा था, इसमें हर चैप्टर का तो फॉर्मूला आ गया, घुस गया। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस। यदि बेटा कोई प्लेनेट है, प्लेनेट का टाइम पीरियड है टीपी, टाइम पीरियड कहते हैं जितने टाइम में वो सन का चक्कर लगाए। प्लेनेट का टाइम पीरियड है टीपी, अर्थ का टाइम पीरियड है टीई। प्लेनेट की ऑर्बिटल रेडियस यानी जितनी रेडियस में वो घूम रहा है वो है आरपी, और अर्थ की रेडियस है आरई। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले को फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग याद कर सकते हो, और इसे बोलते हैं केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इनका प्रूफ भी आएगा जब मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा दूंगा, मैं आपको सैटेलाइट्स पढ़ा दूंगा, तब इनका प्रूफ भी आएगा। अभी प्रूफ नहीं करना है, अभी सीधे फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सर ई क्या होगा सर, एक बार बता दो सर। टी ई का मतलब सर इसमें फॉर्मूले में सर एक बार बता दो। टी प्लैनेट है और एक अर्थ है। अर्थ जिस रेडियस में घूम रही है सन के चारों तरफ, उस ऑर्बिट की रेडियस तो है आरी। कोई दूसरा प्लेनेट है, वो प्लेनेट जितनी रेडियस में घूम रहा है और सन के चारों तरफ, वो रेडियस है आरपी। पी फॉर प्लेनेट, ई फॉर अर्थ। अर्थ को सन का चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो है टीई, और प्लेनेट को सन का चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो है टीपी। तो ये है टाइम पीरियड का रेशियो, ये है रेडियाई का रेशियो। ओके सर, समझ आ गया। स्क्वायर रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अब उन्होंने कहा, अब बोलो सर ये प्रोपोर्शनल है या इक्वल? बेटा प्रोपोर्शनल है, मैं समझ गया। तुम कहोगे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया। एक सेकंड में बताता हूं, क्योंकि आपने रेशियो ले लिया। आप बताओ, यदि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, गौर से सुनना, तो देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के। जब मैं टी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया के आर क्यूब, इसी को दोबारा लिख दिया दो बार। जब मैं अर्थ का टाइम पीरियड रखूंगा तो अर्थ की रेडियस रखूंगा, जब प्लेनेट का टाइम पीरियड रखूंगा तो प्लेनेट की रेडियस रखूंगा। अब इन्हें डिवाइड करो, जरा बताओ क्या आता है। डिवाइड करोगे तो टीपी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टीई स्क्वायर, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू आरपी क्यूब अपॉन आरई क्यूब, दिस अपॉन दिस। ये तो कट गया। तो जब हम रेशियो लेते हैं तो कांस्टेंट ऊपर भी था, कांस्टेंट नीचे भी था, वो रेशियो कट जाता है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कट जाता है। समझ में आ गया होगा कि ये इक्वल है। अब ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो उसमें टाइम पीरियड वगैरह दे रखे हैं, वो आप फॉर्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद ये डाउट आपके खत्म हुए। इसके अलावा आपने एक बच्चे की आई है जीरो एरर, ये तो कल ही आ गई थी। कल तो पता नहीं वीडियो जल्दी खत्म हो गया था, क्या हुआ था, टाइम नहीं बचा था। मैं देखूं कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं। अभी तो हो जाएगा, उम्मीद ये है। भाई दो चीजें पूछी है, जीरो एरर वर्नियर कैलिपर्स में और जीरो एरर स्क्रू गॉज में। मेरे बेटा जो मैं अब तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, ये 11th की थ्योरी में तो किसी स्कूल में आएगा, किसी में नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में हर स्कूल में आएगा। चाहे आप आईएससी बोर्ड के हो या सीबीएसई के हो, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसे डबल इंटरेस्ट से, डबल कंसंट्रेशन से पढ़ना। दो टॉपिक है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज। आज मैं आपको स्क्रू गॉज की सारी थ्योरी और उसे पढ़ना बता दूंगा, और अगली बार मैं आपको सिखा दूंगा वर्नियर कैलिपर्स, यानी काइनेमेटिक्स के साथ परसों वर्नियर कैलिपर्स भी होगा 10 मिनट। स्क्रू गॉज में भी आधा घंटा लगभग लग सकता है, बच गया समय तो कर लेंगे, जल्दीबाजी नहीं। मेरे बेटा स्क्रू गॉज है क्या? मेरे बेटा स्क्रू गॉज पूरी डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा 20-25 मिनट लगाने जा रहा हूं। स्क्रू गॉज प्रैक्टिकल के हिसाब से भी पढ़ लो, थ्योरी में तो खैर आ भी सकता है, नहीं भी। प्रैक्टिकल में हर हाल में 120% स्क्रू खुलते ही आएगा। मेरे बेटा स्क्रू गॉज बहुत छोटी डिस्टेंसेस को, थिकनेस को नापने के काम आता है। जैसे मेरा बाल है, बाल से भी पतली वायर मैं तुम्हें दे दूं
और मैं कहूं कि इसकी डायमीटर नापो, तो मेरे बेटा आप डायमीटर साधारण स्केल से नहीं नाप सकते, क्योंकि स्केल जो है 1 मिलीमीटर से कम उसकी लीस्ट काउंट नहीं है। हमारे स्केल की लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, लेकिन ये नाप सकता है 0.01 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा। सबसे बड़ी इस टॉपिक में दिक्कत जो आती है पढ़ाने में कि ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने नहीं है, आपके सामने नहीं है, फिर भी मुझे विजुलाइज करवाना है कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट है। मेरे बेटा स्क्रू गॉज बनाने के लिए एक प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, नट बोल्ट। मान लीजिए बेटा ये एक बोल्ट है जिसके अंदर ग्रूव्स कटे हुए हैं, और ये एक नट है, ये एक नट है जिसमें इसमें भी थ्रेड्स बने हुए हैं। ये क्या है? साधारण नट बोल्ट। वो होते हैं ना, बोल्ट को नट पे रखा और घुमाते चले गए, वो अंदर घुसता चला गया। सबने देखे हुए होंगे नट बोल्ट, ऐसी कोई नई चीज नहीं बोलती। आप यदि देखो जो नट बोल्ट होते हैं उसमें किनारे कटे रहते हैं, गोल 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 धारियां सी बनी रहती है, उन्हें बोलते हैं थ्रेड्स। समझ गए? और इसी तरह से जो उसके ऊपर का घूमने वाला कवर होता है, उसके अंदर झांक के देखो गरारियां सी कटी रहती हैं। जब आप नट बोल्ट को एक दूसरे पे रख के घुमाते हो, तो जैसे जैसे घुमाते हो वो आगे बढ़ने लगता है, वो आगे बढ़ता रहता है। समझ में आ गया? ऐसे घुमा रहे हैं, वो आगे बढ़ता जा रहा है। पहले बताओ, समझ में आ गया मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? यस सर। सर नट बोल्ट, सर बोलो। सर नट बोल्ट वो होता है जिसे घुमाते हैं या फिर जिसे रख के घुमाते हैं? मतलब समझा नहीं क्या कह रहा हूं। नट बोल्ट बेटा ये पेयर है, ऐसा है जो हमारा है, ये है बोल्ट, ये है नट। समझ में आ गया? ओके सर, ओके सर, नट बोल्ट पूरा पेयर। अब ओके सुनो, जब हम इसे एक राउंड घुमाते हैं, सुनो ध्यान से, जब हम एक राउंड घुमाते हैं तो ये हर राउंड में बराबर डिस्टेंस आगे चलता है। एक राउंड घुमाने में थोड़ा आगे बढ़ा, 2 राउंड घुमाने में और आगे बढ़ा, 3 राउंड घुमाने में और आगे बढ़ा। यदि एक राउंड घुमाने में वो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा, तो दूसरा राउंड घुमाने में 1 मिलीमीटर और आगे बढ़ेगा, तीसरा राउंड घुमाने में 1 मिलीमीटर और आगे बढ़ेगा। हर एक राउंड घुमाने में, पूरा राउंड घुमाने में ये 1 मिलीमीटर आगे खिसक जाता है। नहीं, ये 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो उनके ग्रूव्स पर और थ्रेड्स पर डिपेंड करता है। स्क्रू गॉज बनाने के लिए जो हम नट बोल्ट लेते हैं, स्क्रू गॉज बनाने के लिए, उसके अंदर ये 1 मिलीमीटर होता है। जब आप इसका एक राउंड घुमाओगे, स्क्रू गॉज का बता रहा हूं, तो वो हमेशा 1 मिलीमीटर आगे खिसकेगा। स्क्रू गॉज बनाने में ऐसा नट बोल्ट चाहिए होता है। स्क्रू गॉज देखने में कैसा लगता है? उसके अंदर एक यू शेप की मेटल रॉड होती है, यहां पर एक होल है जिसके अंदर थ्रेड्स कटे हुए हैं, ग्रूव्स कटे हुए हैं, और उसमें से एक बोल्ट बाहर आता है। मतलब ये कि जब आप इसे घुमाओगे तो ये आगे बढ़ेगा। ये इसके अंदर एक होल है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें होल है, होल में से ये गया हुआ है। जैसे जैसे इसे घुमाओगे वो आगे बढ़ता जाएगा, उल्टा घुमाओगे तो पीछे चलने लगेगा, आगे घुमाओगे तो ये आगे बढ़ेगा, कि उल्टा घुमाओगे तो ये पीछे बढ़ेगा। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा? यहां पर होता है ये बोल्ट अंदर ही अंदर आकर के एक स्केल से जुड़ा रहता है। ये रहा, यहां पर लिखा रहता है, ये स्केल है। अच्छा, ये जो हिस्सा है ये छुपा रहता है। किससे छुपा रहता है? तो जवाब है एक मेन स्केल से। आपको दिखाई नहीं देगा, वो अंदर ही अंदर आ रहा है। इसके अंदर यहां पर लिखा रहता है 0
1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये साधारण स्केल है। 1 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये स्केल है। ठीक है बेटा, ये स्केल फिक्स होता है। आपको क्या दिखाई देगा, अब मैं बता रहा हूं। आपको दिखाई देगा ये स्केल जो आगे तक है, ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये स्केल अंदर से हॉलो है। और मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन ले बेटा, इमेजिन कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, स्कूल में भी काम आएगा। तो क्या है बेटा, ये हॉलो पाइप है स्केल। इस पाइप के अंदर से एक बोल्ट, नट बोल्ट सिस्टम है। यहां पर एक घूमने वाला स्केल है। घूमने वाले स्केल के अंदर ये बोल्ट अंदर से आकर के इस स्केल में चिपका हुआ है। जो बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं वो जरा बताना। यदि आप इस पूरे सिस्टम को घुमाओगे, इस वाले सिस्टम को घुमाओगे, तो अंदर जुड़ा हुआ है ये बोल्ट से, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो बोल्ट यहां तक गया हुआ है। जब आप इसे घुमाओगे तो बोल्ट घूमेगा और बोल्ट आगे खिसक जाएगा, और घुमाओगे तो बोल्ट आगे खिसक जाएगा, और घुमाओगे तो बोल्ट और आगे खिसक जाएगा, उल्टा घुमाओगे तो बोल्ट पीछे आ जाएगा। जरा एक बार फटाफट पहले कंस्ट्रक्शन बताइए। यू शेप की मेटल रॉड, उसके साथ एक स्केल, ये फिक्स स्केल है। फिक्स स्केल के ऊपर 0 1 2 3 ये साधारण स्केल है। 0 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर ये साधारण स्केल है। यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल पर अंदर से बोल्ट आकर के वेल्ड हुआ है। इसके घुमाने से अंदर ही अंदर जो बोल्ट है वो घूमेगा और वो आगे पीछे होगा। इधर की तरफ एक फिक्स्ड पोर्शन है, फिक्स्ड मेटल का पीस है। यहां पर भी स्केल बना हुआ है। 0 1 2 3 4 5, इन पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, फिर पीछे लिखा हुआ है। यहां से लौट के आते हैं 98, 99 और 100। 100 निशान होते हैं जनरली। ये है 100 निशान। अब मेरी बात को समझना। 0 ये कहलाती है मेन लाइन। मेन लाइन ये है सर्कुलर स्केल की सेंट्रल लाइन। जहां 0 लिखा है ये सर्कुलर स्केल की सेंट्रल लाइन है। चला ये बताओ, हल्का सा घुमाते ही अभी इसकी सीध में क्या आ रहा है, 0। अभी इसकी सीध में क्या आ रहा है, 0। हल्का सा घुमा करके इसकी सीध में कुछ और आ जाएगा। अब 2 मिनट में रोक करके पूछता हूं, फिर मैं रीडिंग लेना बताऊंगा। पहले ये बताओ क्या है कंस्ट्रक्शन, वो समझ में आने लगी। देख इतना तो मैं भी जानता हूँ, जिसने चीज देखी ना हो उसे विजुलाइज करने में थोड़ा तो मुश्किल होती है। जो मैं पूछूं जवाब देना। माइक ओपन कर लो। ये है यू शेप की मेटल रॉड। मेटल रॉड के ऊपर मेटल रॉड। बताओ ये स्केल। स्केल अटैच्ड है। स्केल। इसके अंदर जो हिस्सा है वो कैसा है, हॉलो। वो खोखला। अंदर से जा रहा है बोल्ट। बोल्ट वो बोल्ट आकर के जुड़ गया है सर्कुलर स्केल से। जब आप इसे घुमाओगे तो ये आगे बढ़ेगा, उल्टा घुमाओगे तो ये पीछे बढ़ेगा। इस स्केल पर जनरली 100 निशान बने रहते हैं। भाई एक बात बताओ, हम ये चाहते थे कि ये सर्कुलर स्केल कितना घुमा उसे नाप सके, तो हमने यहाँ स्केल पर लिख दिया 0 1 2 3 4 और पीछे से लिखते हुए आए और ये 97 98 99 और इस तरह से 0 ही 100 है। 100 निशान बना दिए। अब तुम देखो, मैंने बताया था जब ये एक राउंड घूमेगा तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। गौर से बताना, एक राउंड घूमेगा
1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। यदि आधा राउंड घूमेगा तो 0.5 हाफ मिलीमीटर। हाफ मिलीमीटर। यदि 1/10 राउंड घूमेगा 1/10 0.0 मिलीमीटर। मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। तो हमें कैसे पता चले कि ये कितना घूम गया? तो हमने सर्कुलर स्केल बना दिया। जब इसके बीच में, अब इसे यहां से अलग आ जाओ, जब इनके बीच में कुछ नहीं होता है, ये 0, इनके बीच में कुछ नहीं होता है, तो देखने में क्या मिलता है? यहां प्रिंसिपल एक्सिस की जो सेंटर वाली लाइन है वो 0 की सीध में होती है। प्रिंसिपल जो ये मेन स्केल है, मेन स्केल की जो सेंटर वाली लाइन है, ये वाली लाइन, वो 0 के सीध में होती है और बाहर मुझे 0 दिखाई देता है जब ये गैप बिल्कुल नहीं होगा। अब जरा प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ना शुरू करो। मान लीजिए बेटा आपको ने एक ऑल पिन की थिकनेस नापनी है, तो इन दोनों के बीच में गैप करना पड़ेगा। गैप करने के लिए इसे घुमाओगे। जब आप इसे घुमाओगे, यहां निशान बने हुए हैं, आपने इसे उल्टा घुमाया जिससे बीच में गैप आ गया और पिन को इसके अंदर फंसा दिया और फिर सीधा घुमा करके इसे कस दिया। ध्यान से, आपने इसे उल्टा घुमाया, जब आप इसे घुमाओगे तो बोल्ट इधर खिसकेगा। अब बोल्ट इस वाले सर्कुलर स्केल से वेल्ड है, तो सर्कुलर स्केल पीछे खिसकेगा, तो ये सर्कुलर स्केल पीछे आ गया। अब मुझे 0 के अलावा भी चीजें दिखाई देने लगी। उल्टा घुमाया, बोल्ट पीछे आया, बोल्ट सर्कुलर स्केल के साथ वेल्ड है, तो सर्कुलर स्केल भी पीछे आया। अब मुझे ये दिखाई देने लगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 मुझे मेन स्केल दिखने लगा और यहाँ पर 40वां पॉइंट मान लो इसकी सीध में है, यहां लिखा हुआ है 40। अब मैं आपको रीडिंग लेना बताता हूं। इसकी जो रीडिंग होती है वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर, या सर्कुलर स्केल रीडिंग लिख देता हूं, सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू सर्कुलर 0.001 सेंटीमीटर में। अब मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूला, इसे लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब आप जरा रीडिंग लेना सीखो। मुझे बताओ, ये पिन आपने खिसकाई, इस स्केल को घुमा करके पीछे किया। अब आप बताओ मेन स्केल पे 0 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर दिख रहे हैं। 6 मिलीमीटर का मतलब 0.6 सेंटीमीटर है मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर का 40वां पॉइंट इस मेन सेंट्रल लाइन की सीध में है। बस हमें वो पॉइंट देखना है जो इसकी सीध में है। अब ऊपर 41 लिखा है, नीचे 39 लिखा है, वो नहीं देखना। जो सेंट्रल लाइन की सीध में है वो 40 है इंटू 0.001, तो ये सॉल्व होके आ गया 0.640 सेंटीमीटर। ये इसकी थिकनेस है। डेसिमल के 3 प्लेस तक एक्यूरेट नापता है ये। मेरे ख्याल में समझ में आने लग रहा होगा। आने लग रहा है? यस सर। रीडिंग कैसे? अच्छा अब एक बात बताओ, यदि आपको मैं इतनी मोटी रॉड दे दूं और कहूं इसकी डायमीटर नापो, तो आप इसे उल्टा घुमा करके पीछे करोगे, क्योंकि आपको ये जॉज के बीच में ज्यादा जगह बनानी है। इसे उल्टा घुमा करके पीछे करोगे तो सारा स्केल ही पीछे आएगा, क्योंकि बोल्ट के साथ तो ये सारा स्केल ही फिक्स है। अब आपको मेन स्केल ज्यादा दिखने लगेगा। अब आपको मेन स्केल इतना दिखने लगा और यहां पर 24th डिवीजन इसकी सीध में है, बाकी को नहीं देखते, बस सेंट्रल लाइन की सीध में 24 लिखा हुआ है। तो कोई मेरे से कहे कि अब रीडिंग क्या है? जब आपने ये नई चीज इसके अंदर फंसा दी, अब रीडिंग क्या है? 1.024 मेन स्केल रीडिंग
मेन स्केल रीडिंग है 1.2 सेंटीमीटर, भाई 0 से 1 सेंटीमीटर और 2 और आगे, तो यहां लिखूंगा मेन स्केल रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर। अब सेंट्रल लाइन की सीध में क्या लिखा हुआ है 24, 24 इंटू 0.001 सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। 0.001 को कहते हैं लीस्ट काउंट, क्योंकि ये सबसे छोटी जो रीडिंग ले सकता है वो 0.001 सेंटीमीटर है। तो क्या आ गया 1.224 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो एग्जाम में लिखने का तरीका है, मैं तुम्हें सीधे तरीका बताऊं, यदि एग्जाम में ना लिखना हो तुम्हें सीधे रीडिंग देख करके बतानी हो कि कितनी है। तो अब मैं पूरा स्केल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बनाऊंगा। आपने कोई चीज यहां फंसाई, आपको मेन स्केल पे ये दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 और यहां सर्कुलर पे आपको दिख रहा है इसकी सीध में, सेंटर की सीध में 4 7 है। ना नीचे वाले देखो ना ऊपर वाले, तुमसे कहें कि ये कितनी रीडिंग है, बिना मेन स्केल पे 1.3, मेन स्केल पे लिख रहा है 1.3, बस उसके आगे 4 7 और लिख दो जो इसकी सीध में है, तो ये 1.347 है। क्यों? फार्मूला लगा, मेन स्केल रीडिंग है 1.3, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 47 और मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट यानी 0.001 से। जरा सॉल्व कर, यही आ गया नहीं आ गया? तो लेकिन एग्जाम में लिखने का तरीका है, मान लो आपको इस बॉक्स से कोई चीज नापनी है तो 1.347। अब एक रीडिंग में यहां लिखूंगा, लिखने का तरीका मत बताओ मुझे, ये देख के बताओ 0 और सारे बताना, तभी देख मेहनत सफल होगी कि हाँ भाई समझ में आया नहीं आया। शाह लिखा हुआ है 21 22 23 24 1.724 1.724 ये आ गया। अब इसमें जीरो एरर किसे कहते हैं? ये रीडिंग हमेशा जो दिखाई देती है रीडिंग, अच्छा जो मैंने बोर्ड पे बना रखी है रीडिंग, यदि आपको दिख पा रही हो तो बताना। 2.1 तो मुझे मेन स्केल पे दिख रहा है, सर्कुलर पे 0 दिख रहा है, तो 2. सर्कुलर पे तो 0 है तो 2.100। अच्छा, ये होता क्या है, जो भी चीज यहां फंसाओगे ये उसकी थिकनेस नापता है। अब मैं एक बात पूछ करके और इसे खत्म करता हूं। यदि आपने जॉज के बीच में कुछ भी नहीं फंसाया, आपने जॉज के बीच में कुछ भी नहीं फंसाया, तो पता है क्या होना चाहिए? भाई ये चीजों की थिकनेस नापता है, अब चीज कोई है ही नहीं, तो होना ये चाहिए यहां 0 के अलावा सारा मेन स्केल बंद होगा और सर्कुलर स्केल बस आपको 0 दिखाई देगा, यहां 0, और सर्कुलर स्केल पे इसकी सीध में होगा 0। भाई आप बताओ यहां कुछ भी नहीं है। जब यहां कुछ भी नहीं है तो मेन स्केल रीडिंग 0, सर्कुलर रीडिंग 0, तो यानी इसकी थिकनेस जो इसके बीच में फंसा है उसकी थिकनेस 0.000। अब यदि आपने इसे हल्का सा पीछे करके एक बाल फंसा दिया, हल्का सा घुमा करके यहां 1 आ गया, हल्का सा तो घुमाना पड़ेगा, बाल भी फंसाओगे तो मामूली सा तो घुमाना पड़ेगा, बिना घुमाए तो गैप ही नहीं बनेगा। बाल भी फंसाओगे तो हल्का सा घुमाना पड़ेगा, घुमाते ही मान लो 0 आ गया, तो बाल की थिकनेस क्या है? तो जवाब है मेन स्केल तो है 0.0 और सर्कुलर स्केल है 0.1, तो 0.001 सेंटीमीटर थिकनेस है। यानी ये दुनिया में जो सबसे छोटी रीडिंग ले सकता है वो है 0.001। क्या है बेटा? 0.001। भाई एक बात बता, कोई बाल
इतना फंसाते के साथ ही 0 की बजाय 1 आ गया, 0 की बजाय 1 आ गया, तो इसका मतलब सर्कुलर फॉर्मूला लगा के देख ले बेटा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट है 0.001, तो मेन स्केल रीडिंग है 0.0, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 0.1 इनटू 0.001, फॉर्मूला लगा लो, तो ये आ जाएगा 0.001। इससे छोटी रीडिंग ये नाप नहीं सकता, और मैंने कल क्या बताया था, जिससे छोटी रीडिंग ना पाए उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं, तो यही इसका लीस्ट काउंट है, इट इज द लीस्ट काउंट। अब यहां से बात आती है जीरो एरर क्या होती है, क्या है जीरो एरर, उसका इंट्रोडक्शन। मेरे बेटा, जब इनके जॉज के बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कायदे में मेन स्केल पर सिर्फ 0 दिखना चाहिए और सर्कुलर स्केल पर भी 0 0 इसकी सीट में होना चाहिए, 1 2 99। तो एक बात बता, जब इनके बीच में कुछ नहीं है तो इनके बीच की रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल 0 सर्कुलर स्केल 0 यानी कि 0.00 ये होनी चाहिए। लेकिन कई बार स्क्रू गॉज भी खराब निकलते हैं, आपने इसके बीच में कुछ नहीं फंसा रखा और यहां पर इसकी सीट में 1 आ रहा है, इसे कहते हैं जीरो एरर। आना चाहिए था 0, क्यों कहते हैं जीरो एरर, सुन लो, आना चाहिए था 0 और आ रहा है 1। जब कुछ नहीं है तो ये उसको 0.001 पढ़ के बता रहा है, मेन स्केल 0.0 सर्कुलर स्केल 0.1, तो 0.001 पढ़ के बता रहा है। ये कह रहा है कि जॉज के बीच में 0.001 थिकनेस की कोई चीज है, और जबकि कोई चीज है नहीं, होनी चाहिए थी रीडिंग 0, आ रही है 0.001, इसी को जीरो एरर कहते हैं। जब जॉज के बीच में कुछ ना हो फिर भी ये रीडिंग दिखाने लगे तो इट इज कॉल्ड जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब 0 आना था, 0 आया नहीं। अब इसका मतलब ये 0 को 0.001 पढ़ रहा है। बोलो बेटा। सर जीरो एरर का मतलब तो ये होता है ना कि एरर 0 है। नहीं, यही तो समझा रहा हूं मेरे लाल। जीरो एरर का मतलब होता है 0 रीडिंग पर भी गलती हो गई। अब 11th में बेटा जीरो एरर का मतलब वो नहीं है कि 0 का मतलब है ही नहीं एरर। यहां जीरो एरर का मतलब अलग है, जब जॉज के बीच में कुछ भी ना हो फिर भी ये रीडिंग दिखाए तो इसे कहते हैं जीरो एरर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जॉज के बीच में कुछ भी नहीं है, ये दिखा रहा है रीडिंग 0.001, यानी 0 पढ़ना चाहिए था और ये 0 को पढ़ रहा है 0.001। हर बार यानी 1 फालतू रहेगा। जब यहां पर कोई मैं चीज रखूंगा और उम्मीद करूंगा 32 आए, लेकिन ये तो 1 ज्यादा पढ़ रहा है, 0 को 1 पढ़ रहा था, तो 32 की बजाय 33 पढ़ेगा ये। इसने आना चाहिए था 0, पढ़ लिया 1, तो जब आना चाहिएगा 32 ये पढ़ेगा 33, जब आना चाहिएगा 39 ये पढ़ेगा 40, यानी हर बार 1 फालतू पढ़ेगा। तो हम इसे क्या स्क्रू गॉज को फेंक देते हैं? हम फेंकते नहीं, हम कहते हैं कि ये 0.001 फालतू पढ़ रहा है। यदि जॉज के बीच में कुछ भी ना हो, जॉज के बीच में कुछ भी ना हो और ये 0 से ज्यादा पढ़ने लगे, 0 से 1 ज्यादा पढ़ने लगे, ठीक, तो आप कहोगे कि ये हमेशा 1 फालतू पढ़ रहा है। 1 नहीं, 0.001, जहां का 1 0.001 है, ये 0.001 फालतू पढ़ रहा है। तो मान लो मैंने इसमें कोई चीज नापी और नाप करके रीडिंग आ गई, मेरी रीडिंग आ गई सपोज 2.536 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे तो पता है कि ये 0.001 फालतू पढ़ रहा था। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सबसे 0.001 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और अब आ जाएगा 2.535।
यानी आपको परेशान नहीं होना है, ये स्केल मेरे लिए अब भी काम करेगा। अब मैं एक डाउट पूछ करके और फिर इसे खत्म करने की तैयारी की तरफ बढ़ता हूँ। ये स्कूल में काम आने वाला है जब तुम्हारे प्रैक्टिकल होगा। मैं देखूंगा तुम्हारे टीचर कितना समझाएंगे बेटा, कोई किसी पे इतनी फुर्सत नहीं, कहेंगे फॉर्मूला याद कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कंसेप्ट सीख लो। अच्छा अब ये बताओ, इसमें कुछ नहीं है और जीरो, इसके जीरो की सीध में आना चाहिए था 0, आ रहा है 2। पहले बताओ, इज देयर एनी जीरो एरर? यस सर। यस सर। यस सर। कितनी Yes, जीरो sir. एरर है? 0.002 सेंटीमीटर। 0.002 सेंटीमीटर। फालतू पढ़ रहा है। आना चाहिए था 0, पढ़ रहा है 2, यानी 2 फालतू पढ़ रहा है। तो जो भी आंसर आए 2 कम कर दो। यस। यानी फाइनल जो रीडिंग आएगी, मान लो मैंने इससे कोई चीज नापी, फाइनल रीडिंग उसमें से 0 एरर को माइनस कर दो। फाइनल रीडिंग यदि इसने कोई 2.536 नाप ली, मैं उसमें से 0.002 को माइनस कर दूंगा और तब ये 5.534 आ जाएगी। तो फेंकने की जरूरत थोड़ी है, सही नाप लिया इसमें। आई थिंक 0 एरर क्लियर हो गई। अच्छा इसमें भी 2 तरह की 0 एरर होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव 0 एरर। अच्छा एक बात, आखिरी बात पूछ रहा हूं, यहां 0 होना चाहिए था, मैं उम्मीद कर रहा था कि जब इसके बीच में कुछ ना हो तो 0 की सीध में 0, डन, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहां कुछ नहीं है, यहां पर इसमें 0 की जगह 1 आ गया, यानी 1 फालतू पड़ रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये 0 की जगह 99 आ गया। गौर से बताओ, 0 के ऊपर लिखा हुआ है 1, 0 के नीचे लिखा हुआ है 99। -1 बात आज का खत्म। ये है 0, ऊपर लिखा हुआ है इसमें 1, नीचे लिखा है 99। अब आना चाहिए था 0, ये फालतू पड़ रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं लगाया और आना चाहिए था 0, आ गया 99। 99 का मतलब क्या, ये 99 कम पड़ रहा है या 1 पॉइंट कम पड़ रहा है? 1 पॉइंट का एरर है बस। -0.001। 0.001 का एरर। 1 या 99.099 का? 1 सर 1। 1.001। नो सर। वही बता रहा हूँ, 0 की जगह 1 आ गया, यानी एक निशान ऊपर की गलती, और 0 की जगह 99 आ गया तो एक निशान नीचे की गलती। इसे कहते हैं नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर क्या कहलाता है? ये नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर। एक निशान नीचे आ गया तो 0.001 की नेगेटिव 0 एरर है, और ऐसे ऐड कर देंगे 0.001 जोड़ देंगे। 0 की जगह 1 आने का मतलब ये एक फालतू पड़ रहा है, तो फाइनल आंसर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.001, और 0 की जगह 99 आने का मतलब सर 1 पॉइंट नीचे कम पड़ रहा है, 0.001 जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। तो है बेटा? अगर 50 आ गया तो क्या आ गया? 50। देखो बेटा, ऐसे में फिर आपको देखना पड़ेगा स्केल। जब ये 0 हो और आपका यहां पर है 1 मिलीमीटर, आपका स्केल यहां पर है, कौन से देख पहचान बता रहा हूं, और यहां 50 आ गया, तो पहले ये बताओ ये 0 से आगे है या 0 से पीछे है? जब वहां कुछ नहीं लगा, गैप में कुछ नहीं है, 0 यदि दिखाई दे रहा हो, मैं तुम्हें और इजी बताऊं, यदि 0 दिखाई दे रहा है, इसके आगे भी खाली जगह दिखाई दे रही है, तो ये पॉजिटिव 0 एरर है। पॉजिटिव 0 एरर का मतलब ये इतना फालतू पड़ रहा है। अब ये चीज देख लो, 0 से फालतू पड़ रहा है, लेकिन यदि स्केल मेरा इधर चढ़ गया कि मुझे 0 भी दिखना बंद हो गया, यानी 0 से कम पड़ रहा है,
और यदि 0 से कम पड़ रहा है तो वो निगेटिव 0 एरर है, यानी 0.050। अब ऐसे में मेन स्केल रीडिंग देखनी पड़ेगी। 0 से आगे जब ओके वहां सर। ये 0 से आगे खिसका हुआ है और तब 50 दिखा रहा है, यानी इसने 0 से 50 पॉइंट फालतू पढ़े हैं, 0 से 50 पॉइंट फालतू पढ़े हैं, तो 0.050 इसने एक्स्ट्रा पढ़ा है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यदि 0 मेन स्केल के 0 से पीछे चला गया, मेन स्केल 0 से पीछे चला गया, यानी मेन स्केल का 0 भी दिखना बंद हो गया, तो ये कम पढ़ रहा है और तब 0.050 ये कम पढ़ रहा है, फाइनल रीडिंग में उसे बढ़ाना पड़ेगा। वैसे जनरली इतनी बड़ी एरर होती नहीं, होती है 2-3 पॉइंट ऊपर या 2-3 पॉइंट नीचे। एक बात बताओ बेटा, मैं घर पे एक स्केल लाया जिसमें से 100 में से 2 पॉइंट की मिस्टेक है, तो चल मैं काम चला लूंगा। 100 में 2 पॉइंट ज्यादा पढ़ रहा है या कम पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब 100 में से 50 पॉइंट की मिस्टेक है तो दुकानदार के सिर पे मार के खोपड़ा नहीं खोल दूंगा। किसी भी कंपनी में इतनी एरर नहीं आती, लेकिन तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। यदि 0 से आगे खिसक गया तो ये एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, लास्ट में माइनस होगा, और 0 भी छूट गया मेन स्केल का तो ये 0 से कम पढ़ रहा है, तो ऐसे में लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ, क्लियर हो गया? यस सर। पूरा पक्का? यस सर। तो कितनी तरह की 0 एरर हुई? पॉजिटिव 0 एरर और निगेटिव 0 एरर। चलो भाई, आज का यही खत्म करते हैं। अच्छा, अब सुन, एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल के 2 टॉपिक एक साथ नहीं पढ़ाते। देख, सिलेबस में चैप्टर में तो मेंशन है नहीं, एक्स्ट्रा ही बता रहा था प्रैक्टिकल के लिए। अब वर्नियर कैलिपर्स काइनेमेटिक्स के पहले ही दिन नहीं पढ़ा रहा, फिर पता चला आधा घंटा ये भी गया काइनेमेटिक्स रवि का। तो मंडे, परसों को, मंडे कह रहा हूँ, कल छुट्टी है, परसों को काइनेमेटिक्स ही चलेगा 2-4 दिन लगातार। फिर एक दिन किसी दिन जब मूड आएगा तो वर्नियर उठा लेंगे। बस याद दिला देना सर, वर्नियर भी करा दो प्रैक्टिकल के लिए। डन? सर बोलो बेटा। सर, ये स्क्रू गॉज की मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? क्या चीज बेटा? सर, स्क्रू गॉज की मूवमेंट की डायरेक्शन। बेटा ये तो दोनों तरफ मूव कर सकता है। एक बात बताओ, जैसे बोल्ट है, नट बोल्ट पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटा। पॉजिटिव पॉजिटिव। एक मिनट, पहले मैं यहाँ पर पास आकर के सुनो।